जैन साथियों, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है नितिन अकेडमी। और आज हम क्लास 10th का पहला लेक्चर डिस्कशन करेंगे जिसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जैसा कि आप इसके नाम से देख पा रहे हैं, त्रि माने तीन, त्रि माने तीन, कोण माने तो कोण, ठीक है, और मिति माने होता है मापन। क्या होता है? मापन। मतलब हम त्रिकोणमिति में तीन कोण का क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे। ठीक है, अब एक बार हम इसके इंग्लिश नेम से भी देख लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी में देखो तो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई माने तीन, ठीक है, गोन माने होती है साइड, भुजा। क्या होती है? भुजा। और मेट्री माने होता है मापन, मतलब तीन भुजाओं का मापन। और मैं आपसे पूछूं कि किस पॉलीगन में हम तीन भुजा या फिर तीन कोणों का मापन करते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, वो है त्रिभुज। क्या आएगी? त्रिभुज। मतलब त्रिभुज ही एक ऐसा बहुभुज है जिसमें तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। तो हम त्रिकोणमिति का अध्ययन किसमें करेंगे? त्रिभुज में। लेकिन एक स्पेशल त्रिभुज में करेंगे। वो कौन सा स्पेशल त्रिभुज है? जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, जब आपने समकोण त्रिभुज का नाम सुना तो आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें? पहली तो कर्ण, दूसरा लंब, तीसरा आधार। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यही नाम दिए जाते हैं, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं समकोण त्रिभुज। जैसे एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें बी कोण 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें ये देखना है इसमें कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं उसे? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो एंगल बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? एसी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसलिए हम इसे क्या नाम दे देंगे? कर्ण। क्या नाम दे देंगे? कर्ण। ठीक है, एसी को हमने क्या नाम दे दिया? कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, अब बात आती है लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। लेकिन आप आधार और लंब को नहीं बता सकते कि इस एंगल के सामने वाली भुजा है। ये इन दोनों एंगल पे डिपेंड करती है, जो न्यून कोण है उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे कैसे डिपेंड करता है? यदि मैं इस एंगल सी के सापेक्ष देखूं, यदि मैं सी को कंसीडर करूं, एंगल सी को कंसीडर करूं, तो जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष देख रहे हैं, उसके जस्ट सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी लंब। यानी एंगल सी के सामने कौन सी भुजा आ रही है? ये वाली एबी। एबी क्या हो जाएगी? लंब। यही क्या हो जाएगी? आपकी लंब। ठीक है, जिस भी कोण के सापेक्ष हम देखते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, अब जो साइड बच गई उसका नाम क्या हो जाएगा? आधार। बताइए, सिंपल। ठीक है, यानी एंगल सी के जो संगत भुजा है वो क्या कहलाएगी? आधार। और एंगल सी के सापेक्ष वाली यानी सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, अभी मैं इसी त्रिभुज को दोबारा ड्रॉ करता हूं और मैं आपको लंब और आधार चेंज करके बताऊंगा कैसे। देखिए, मैं थोड़ा एक बार इरेज कर लूं। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं। ये मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, सी दे दिया, और मैंने एंगल बी 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, अब इसमें दो चीज तो फिक्स हो गई। एक चीज फिक्स होगी, ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया,
अब हमें ये चेक करना है कौन सा इसमें लंब है और कौन सा आधार है। तो इस बार हम एंगल ए के सापेक्ष देखेंगे। किसके? एंगल ए के सापेक्ष देखेंगे। तो एंगल ए के सापेक्ष देखेंगे तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। यानी अब हमारा ए के हिसाब से लंब कौन सा हो जाएगा? बीसी। अब हमारा लंब कौन हो जाएगा? बीसी। ठीक है। और ए के संगत वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार। क्या हो जाएगी? आधार। यानी ए भी क्या हो गया आपका? आधार। समझ में आया? अब तक आपको क्या लगता होगा कि ये वाली भुजा कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है? नहीं, ये इन दोनों कोणों पर निर्भर करता है कि किस कोण के सापेक्ष हम देख रहे हैं। यदि हम एंगल ए के सापेक्ष देखेंगे तो बीसी साइड आपकी क्या होगी? लंब। ठीक है। और एंगल सी के सापेक्ष देखेंगे तो आपकी ए भी लंब होगी। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, समकोण त्रिभुज को देखते समय आपको एक और बात याद आएगी। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? आशा करता हूं कि आपने कक्षा 8वीं कक्षा 9वीं में आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको बताऊंगा। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? एक समकोण त्रिभुज में यदि हम कर्ण का इस कर्ण का स्क्वायर करें, अभी मैं इस कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में के लिख दे रहा हूं। ठीक ठीक है। और लंब को मैं एल लिख दे रहा हूं और आधार को मैं अभी ए मान ले रहा हूं। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि इस कर्ण का यदि हम स्क्वायर करें, मतलब यदि हम के स्क्वायर करें तो ये के स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर आता है। मतलब के स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो आप एक बार देख सकते हो कि क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। कि यदि हम एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर करें तो स्क्वायर लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर आता है। ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। अगर हम इस त्रिभुज में देखें, इस एबीसी ट्रायंगल में देखें, तो इस ट्रायंगल में कर्ण क्या है? एसी है। और हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण एसी है, यानी एसी का स्क्वायर हो जाएगा। एसी का वर्ग किसके वर्ग के बराबर आएगा? बीसी लंब के वर्ग के प्लस एबी आधार के वर्ग के योग के बराबर आएगा। ठीक है। इस त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय ये होगी। ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यदि हम इस त्रिभुज के लिए देखें, त्रिभुज एबीसी के लिए देखें जिसमें हम एंगल सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज के लिए यदि हम पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज के लिए लगाएं, इस त्रिभुज में आप देखना कर्ण क्या है? एसी है। तो क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? बीसी, बीसी का स्क्वायर और लंब क्या है? एबी, एबी का स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एक बार मैं इरेज कर दूं इसको। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूं, इधर कर दे रहा हूं। ये एक मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें मैंने एंगल बी 90 डिग्री का बना दिया है। ए और बी, ए और सी दे दिया नाम। ठीक। और हम किसकी बात करेंगे? हम त्रिकोणमितीय अनुपात। कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। आपकी पहली प्रश्नावली, ये पूरी पूरी प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात पर बेस्ड है। ठीक है। एक त्रिकोण समकोण त्रिभुज है एबीसी। पहले इसको हम नाम दे दें। मैं बता रहा हूं आपको अभी कि मैं एंगल सी को मेन एंगल कंसीडर कर रहा हूं, मैं इसके सापेक्ष देख रहा हूं। तो इसमें एक चीज तो फिक्स होगी कि ये तो कर्ण है। ठीक है। और हाँ, कर्ण को मैं के से डिनोट कर रहा हूं। किससे? के से, आसानी हो लिखने में। और हाँ, एंगल सी को हम कंसीडर कर रहे हैं तो एंगल सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है। और एंगल सी के
संगत वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। क्या हो जाएगी, आधार। इसको मैं ए से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है, और लंब को एल से, ठीक है। होता क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात? पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुपात क्या होता है, अनुपात को आपने देखा होगा, हम किसी भी अनुपात को ऐसे दर्शाते हैं, जैसे ए दो बिंदी से ए अनुपात बी, या ए अनुपात बी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए बट्टा बी। आप लोगों ने पिछली क्लास में ऐसा पढ़ा होगा ना, अनुपात ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? कुछ मैथमेटिक्स जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया, समकोण त्रिभुज के दो साइडों का आपस में अनुपात निकाला, और वो अनुपात इतना यूनिक था कि उसे हमने एक नया नाम दे दिया, ठीक है। तो एक बार मैं करके दे रहा हूं, लिख ले रहा हूं। जैसे मैं एक अनुपात लिख रहा हूं लंब, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूं ए एल, रेशियो यानी अनुपात के, एक रेशियो ये हो गया, एक रेशियो एल, एल के साथ अब मैंने ए का रेशियो ले लिया कि एल यहाँ पर आधार लंब है और के कर्ण है, और एल आधार है और ए एल का लंब है और ए आधार है, के कर्ण है, ठीक है। मैंने एल के साथ के का भी रेशियो ले लिया, एल के साथ ए का भी रेशियो ले लिया। ऐसे ही मैं ए का रेशियो के साथ लूंगा, मतलब मैं आधार और कर्ण का आपस में अनुपात निकाल रहा हूं, ठीक है। आधार और कर्ण का आपस में अनुपात। अब मैं आधार के साथ लंब का अनुपात ले रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही हम कर्ण का रेशियो किसके साथ देखेंगे, लंब के साथ, और कर्ण का रेशियो हम देखेंगे आधार के साथ, ठीक है। होता क्या है कि समकोण त्रिभुज में गणितज्ञों ने लंब और कर्ण के अनुपात को एक विशेष नाम दे दिया है, एक स्पेशल नाम दे दिया, और उस नाम को हम कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा। ये थीटा होता क्या है, ये थीटा वह कोण होता है जिसके सापेक्ष हम अपना समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमारे ट्राइंगल में हमने एंगल सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एंगल सी लगा दे रहा हूं, क्या, साइन सी, ठीक है, सही है। अच्छा, ऐसे ही लंब का जब हम आधार के साथ अनुपात निकालेंगे तो उसे एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया है? अच्छा, लंब के साथ आधार का भी एक स्पेशल नाम दिया गया है इसे। इससे पहले मैं आधार के साथ कर्ण का रेशियो बताता हूं। यदि हम आधार और कर्ण का रेशियो ले तो इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? कोस थीटा। और कोस थीटा हमारे लिए एक एंगल है, कौन सा, सी, तो मैंने इसको नाम दे दिया कोस सी, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? कोस सी। अच्छा, यदि हम लंब का रेशियो अनुपात आधार के साथ देखें तो इसको नाम दे दिया गया है, स्पेशल नाम दे दिया गया है, क्योंकि यदि कहीं हमने लंब बट्टे आधार लिखना होगा तो इसे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसे नाम दे दिया क्या, टेन थीटा। अभी थीटा कौन है हमारा? एंगल सी, तो हमने एंगल सी दे दिया। समझ में आई? यदि कहीं भी किसी समकोण त्रिभुज में लंब का कर्ण के साथ अनुपात दे रखा हो तो उसे हम साइन सी कह सकते हैं, यानी साइन थीटा कह सकते हैं, जिस भी थीटा के साथ वो सापेक्ष कह रहा हो। ऐसे ही लंब का यदि आधार के साथ अनुपात दिया हो तो उसे हम टेन कह सकते हैं, और आधार का कर्ण के साथ अनुपात दिया हो तो उसे क्या कह सकते हैं? कॉस कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, यदि हम आधार का रेशियो किसके साथ लें? लंब के साथ लें, तो उसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? कोट थीटा। अभी थीटा हमारे लिए सी है, ठीक है। ये सी याद रखना, ये सी एंगल है जिस एंगल के सापेक्ष हम आधार और लंब देख रहे हैं, जिस एंगल के सापेक्ष हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं, ये वो एंगल है, ठीक है। अच्छा, यदि हम कर्ण का अनुपात लंब के साथ लें, किसका? कर्ण का अनुपात हम लंब के साथ लें, तो इसे एक स्पेशल नाम दिया है कोसेक थीटा, और थीटा भी है क्या? सी, एंगल सी है, ठीक है, एंगल सी है, ठीक है। ऐसे ही यदि हम कर्ण का अनुपात आधार के साथ लें, किसका? कर्ण का अनुपात हम आधार के साथ लें, तो उसे नाम दिया गया है सेक थीटा। अभी थीटा कौन सा हमारा? सी एंगल है, तो हमने सी लिख दिया, सेक सी। समझ में आ रहा है? तो ये 6 के 6 रेशियो कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यही 6 अनुपात क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। होता क्या है, आप कहेंगे साइन सी क्यों है? क्योंकि एक समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात, इसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? साइन सी। क्या नाम दे दिया हमने? साइन सी नाम दे दिया है, ठीक है। अच्छा, और आप पूछोगे कि सर हमें ये पढ़ना ही क्यों है?
लंब और कर्ण का अनुपात लेना ही क्यों है, इसमें क्या खासियत है? तो चलिए हम ये देखते हैं हमें इसका रेशियो क्यों लेना है, इन सबको हमें क्यों पढ़ना है, कुल मिला के हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए। चलो हम इसे डिस्कशन करते हैं। एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लूं। नाइन्टी डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। मैंने एंगल सी 30 डिग्री। आप जानते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ने चाहिए, ठीक है। आपने देखा मैंने 3 त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज, जिनमें मैंने ये वाला एंगल फिक्स रखा है 30 डिग्री। तीनों ट्राइंगल में ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। लेकिन इसकी आधार, कर्ण और लंब मैंने एक में तो छोटे लिए, एक में बड़े लिए और एक त्रिभुज में और बड़े ले लिए, इससे भी ज्यादा बड़े ले लिए। अब आप कहोगे आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यदि यार आप इस एंगल को फिक्स रखें और ये साइड, इन तीनों साइड को या तो बढ़ा दें या घटा दें, फिर भी जो इन साइडों का आपस में अनुपात है वो फिक्स आएगा, पहले जैसा ही आएगा। मतलब यदि हम इस त्रिभुज में लंब का अनुपात यदि हम कर्ण से देखें तो वो एक फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक सीट लीजिए, एक पेपर लीजिए और आप उस पर प्रकाल से या फिर आप चांदा से 30 डिग्री का कोण बनाइए और बड़े और छोटे 3 ट्राइंगल बनाना, ठीक है। और आप उसमें लंब और कर्ण का अनुपात निकालना, वो हमेशा 1:2 में ही आएगा। क्या आएगा? 1:2 में। आप चाहें तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड है, हम बोर्ड में बना तो नहीं सकते, लेकिन एक वीडियो हम डाल लेंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिकल वीडियो आएगी इसकी, जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैंने 30 डिग्री का एक एंगल रखूंगा और ये साइड बढ़ाऊंगा और छोटी करूंगा, फिर भी रेशियो कितना आएगा? 1:2 आएगा। आप कहोगे चलो आ गया, इसका क्या फायदा? इसका ये फायदा है, चलिए मान लीजिए यदि हमें बुर्ज खलीफा की हाइट नापनी है, बुर्ज खलीफा की हाइट नापनी है। अब बुर्ज खलीफा तो बहुत लंबा है, मान लीजिए बुर्ज खलीफा ये है, मान लीजिए बुर्ज खलीफा भी ये है, ठीक है। और हमें इसकी हाइट नापनी है। इमेजिन करना अभी ये बुर्ज खलीफा है और हमें इसकी हाइट नापनी है। आप कहोगे सर कैसे नापे, इतना बड़ा तो कोई मेजरमेंट का फीता भी नहीं आता। अगर हम इससे थोड़ी दूरी पर, एक बार मैं मिटा देता हूँ, थोड़ी दूरी पर मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हो गया, यहाँ पर मैं खड़ा हो गया या फिर आप में से कोई खड़ा हो गया, ये चिंटू है और ये इसके टॉप को देखे ऐसे करके, ठीक है। इसकी जो आई व्यू है इसके टॉप पर जाए, ठीक है। और ये कुछ दूरी पे मान लो यहाँ से 20 मीटर या x मीटर दूरी पे खड़ा है, ठीक है। अगर हमें पता पड़ जाए कि किस कोण से, किस एंगल से उसके टॉप को देख रहा है, तो हम उसकी हाइट h को इजीली बता सकते हैं। कैसे? मान लो अगर हमें यह पता पड़ गया कि हम बुर्ज खलीफा से 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, कितनी मीटर की दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर, और मेरी आंख से बुर्ज खलीफा खलीफा के टॉप पर मैंने 30 डिग्री के कोण से देखा, कितनी डिग्री के? 30 डिग्री कोण से देखा, तो मैं उसकी हाइट इजीली बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? क्योंकि चाहे आप 30 डिग्री का छोटा त्रिभुज ले लो, चाहे उतना बड़ा त्रिभुज ले लो, बात एक ही होगी। क्यों? जैसे ये 30 डिग्री छोटा त्रिभुज है, इसमें अभी लंब और आधार का क्या अनुपात सेम आएगा? लंब और कर्ण का अनुपात सेम आएगा। चाहे बड़े त्रिभुज का आप मेजर कर लो, चाहे छोटे का कर लो, हाइट उतनी आई है। अभी आप मानो मैंने अभी 20 मीटर मानी है कि मैं उससे 20 मीटर दूर खड़ा हूं और मैं 30 डिग्री के कोण से उसके टॉप को देख रहा हूं, उसके सबसे टॉप फील्ड को देख रहा हूं, उसके गुंबद को देख रहा हूं, तो उसकी हाइट कितनी होगी? इस हिसाब से h, और ये आधार हो गया क्योंकि मैं एंगल ये लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये h हाइट मान ली मैंने, उसकी कितनी हाइट मान ली? h हाइट मान ली, और मैं उससे 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं। कितनी दूरी पर खड़ा हूं? 20 मीटर की दूरी पर। मैंने आपको बताया है
जिस एंगल के सापेक्ष देखते हैं उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और उसके संगत भुजा कहलाती है आधार। मतलब जो ये 20 मीटर वाली जो दूरी है ये आधार है इस त्रिभुज के लिए, और ये त्रिभुज नहीं है, यहाँ क्या है, ये बुर्ज खलीफा है। क्या है? बुर्ज खलीफा है। ठीक है, अब हमें इसकी हाइट नापनी है। ठीक है, तो मान लो मैं इससे 20 मीटर दूरी पर रहा हूं और 30 डिग्री का कोण मैं उसके टॉप पर बना रहा हूं, तो इसकी हाइट हम कैसे नापेंगे? हम क्या करें, लंब और आधार का अनुपात लेके देख रहे हैं, मतलब लंब अनुपात आधार। मैंने आपको पीछे बताया था कि लंब का अनुपात आधार के साथ क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है। थीटा इधर कितना है? 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री है थीटा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? एच। एच अपॉन आधार कितना है? 20 मीटर। मतलब अभी इस ट्राइंगल के लिए टेन 30 कितने के बराबर होगा? एच अपॉन 20 के। ठीक है, टेन 30 का 30 डिग्री का मान अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आगे चलकर आपको मैं खुद नहीं बता, अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन आगे ये आपको पढ़ने पड़ेंगे अगली एक्सरसाइज में। हम टेन 30 डिग्री की वैल्यू रखें, इसमें कितने की? टेन 30 डिग्री वैल्यू रखें, तो हम इजिली 20 को इधर पहुंचा के एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं, यही है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। ये आपका नवा चैप्टर है आगे वाला, उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए, ये रेशियो क्यों लेने चाहिए। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से त्रिकोणमिति रेशियो को एक बार लिख दे रहा हूं। अनुपात, ठीक है, एक साइड में लिख दे रहा हूं। साइन थीटा क्या होगा? लंब का अनुपात किसके साथ? कर्ण के साथ। कोस थीटा क्या होगा? आधार का अनुपात कर्ण के साथ। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा क्या होता है? लंब का अनुपात आधार के साथ। ठीक है, ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है? आधार का अनुपात लंब से। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है? कर्ण का अनुपात आधार से। और लास्ट में बचा आपका कोसेक थीटा, ये किसके बराबर होगा? कर्ण का अनुपात लंब के साथ। ठीक है, तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है। क्या ट्रिक है? लाल बट्टे कक्का कर कर। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा। क्या ट्रिक है? लाल बट्टे कक्का। क्या ट्रिक है लाल बट्टे कक्का? होता क्या है, यदि हम लंब का अनुपात कर्ण से निकालें तो वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही हम आधार का अनुपात किससे निकाल रहे हैं? कर्ण से, वो जाएगा कॉस थीटा। और लंब का अनुपात आधार से निकाल रहे हैं, वो क्या जाएगा? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ऐसे ही इसका उल्टा कर दो, आधार का रेशियो निकाल लो, आप उल्टा पढ़ो, आधार का रेशियो आप लंब के साथ निकाल दो, ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे ही कर्ण को ऊपर रखो और आधार को नीचे ले लो, ये क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा। ऐसे ही आप कर्ण को ऊपर पहुंचा दो और लंब को नीचे रख दो, ये क्या बन जाएगा आपका? कोसेक थीटा। हो जाएगा कोसेक थीटा। और ये थीटा वह कोण है जिसके सापेक्ष हम देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपकी 8.1 एक्सआई का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन से आपको पूरा करा दे रहा हूं कि मैंने जितना पढ़ाया उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट कंसेप्ट होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में दे रखा है टेन थीटा ए बराबर दे रखा है 3/4 दे रखा है। 3 कितने दे रखा है? 4। ठीक है, जहां एंगल ए समकोण त्रिभुज
ABC सी का कोण ए है व एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक, तो ज्ञात क्या करना है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने, क्या करने, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो एक बार इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी, जिसमें एंगल बी उसने बता रखा है 90 डिग्री का है, तो यहाँ बी ले लिया मैंने, ए इधर ले ला रहा हूँ और मैं सी इधर ले रहा हूँ। ठीक है, एंगल सी के सापेक्ष पहले 90 डिग्री ये कड़ हो जाएगा, 90 के सामने वाला भुजा कड़, और एंगल ए के सामने वाली ये लंब हो जाएगी, और एंगल ए के संगत ये आधार हो जाएगी। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है ये देख लीजिए, टेन थीटा दे रखा है, यानी टेन ए ये दे रखा है, मतलब इस एंगल के सापेक्ष में बात कर रहा है। टेन ए कितने के बराबर दे रखा है, 3:4 में, 3:4 में। मतलब टेन थीटा वैसे होता क्या है, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। कितना होता है, लंब बट्टे आधार। मतलब इसने लंब एल कितना दे दिया है, 3, और आधार कितना दे दिया है, 4। बेसिकली इसने लंब और आधार नहीं दिया, इसका रेशियो दे दिया है। लेकिन हमारी जो हर्षरूप की किताब है उसमें उसने के मान के नहीं किया, उसने ऐसे ही मान दिया। ठीक है, तो हमें लंब दे दिया, आधार दे दिया है। ठीक है, हमें कर्ण नहीं दिया, और हमें और रेशियो के लिए कर्ण भी चाहिए, तो हम एक बार कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ाई थी। क्या करेंगे, हम कर्ण का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो स्क्वायर किसके बराबर आएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो एक बार कर्ण निकाल लीजिए, तो के बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लूं तो मैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इरेज कर दूं इसको, एक बार मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इधर देखो के, लंब कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, आधार कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25, और 25 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, के बराबर आएगा आपका 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5। तो कर्ण कितना आ गया आपका, 5। अब हम इजीली भी कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, मैं आपको साइन थीटा निकाल के दिखाता हूं। क्या, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना आया था अपना, 3 दे रखा था, आधार 4 था। ठीक है, कर्ण अपना 5 लेके आया। ठीक है, तो लंब कितना था, 3, कर्ण अपन ने कितना निकाल दिया, 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/5। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के लिए, और उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद।